नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछला क्लास था, उसमें हमने क्या देखा था। उसमें हमने इतिहास का जो पार्ट था, जो इतिहास का भाग था, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, जो कि कौन सा भाग था उसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वो सारा जो पाषाण काल था वो हमने क्या किया, वहां पर क्या किया था, अच्छे से अध्ययन किया था, अच्छे से उसके बारे में समझा था, पढ़ा था। और अगर देखें उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल के में भी देखा। तो ताम्र पाषाण काल, तो ये भी काल हमने अच्छे से समझा। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पर अगला जो हम क्लास लेंगे उसमें हम लोग इससे आगे जो हमारा बोल सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, तो वो क्लास हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, उस क्लास को अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर हम क्या देखें, एक हम क्या कर नया सीरीज ला रहे हैं, नया मतलब इसी में आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। क्या होगा, बीच में प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको यह पता चलता है यह क्वेश्चन पिछले बार किस अध्याय से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से आपसे ज्यादा पूछा गया था। तो उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, उस अध्याय पे या उस लेसन पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको आप ज्यादा अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। समझ रहे ना, उस पर आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक बोल सकते हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको सवाल को भी बनाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस भी कीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, किसी तरह का आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो बहुविकल्पीय टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आप लगा रहे हैं। तो ये सब सारा चीज हम लोग प्रश्न आज के समय में देखेंगे। तो आज का जो हमारा दोस्तों लेक्चर है वो क्या है, बिहार पुलिस जो अवर निरीक्षक, जो कि आप जानते हैं एसआई का दरोगा का एग्जाम है ये। तो इसमें आप जानते हैं 2023 के बाद जो अगला एग्जाम 2025 में इस साल नोटिफिकेशन आया, जो कि आपको 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक का पूरा डेट रखा गया, एक महीना का पूरा अंतराल दिया गया। उसके अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर ले, आगे जाके क्या होता है, साइट क्रैश कर जाता है बहुत ज्यादा जब लोड पड़ने पर, क्योंकि फॉर्म 2 साल बाद आया तो फॉर्म गिरने की संख्या बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं एडीओ में 900 सीट्स में 900 950 सीट है, उसमें आप देखेंगे कि एक 10 लाख से ऊपर फॉर्म चला गया। तो यहाँ भी आपको 10 लाख या उससे भी ज्यादा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को भरेंगे। इसमें 1799 पोस्ट है, वो हमने बात किया था पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो प्रश्न डिस्कस करेंगे, वो आपका जो प्रीवियस ईयर, जो आपको पिछले साल का जो 2023 का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, कीव। आप सभी लोग जानते हैं कीव, जो न्यूज में भी था, इसलिए उस साल इसे पूछा भी गया था, क्योंकि 2021-22 से भी ये युद्ध चल रहा है। आपको कौन सा युद्ध, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो भारत पर भी उसका बहुत सारा बोल सकते हैं असर पड़ा है। तो कीव जो राजधानी है पूछा गया था, तो ये सभी लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल प्रश्न था, ये बहुत ही साधारण प्रश्न था आपको। तो यूक्रेन की, स्विट्जरलैंड की, स्वीडन की या स्पेन की, तो ये कहाँ की राजधानी थी, ये यूक्रेन की थी। तो यूक्रेन की राजधानी थी। तो हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना, क्वेश्चन देखना और खुद से आपको सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से आपको बनाने की यहाँ पर कोशिश करना है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव आपको पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो कि अब यूक्रेन में यह राजधानी है, यूक्रेन का राजधानी है। और रसिया द्वारा यहाँ पर आक्रमण रूस द्वारा किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण ये औद्योगिक, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि राजधानी है। तो यहाँ पर आपको सारा, जैसे पटना है बिहार का राजधानी, तो आपको सारा चीज यहाँ देखने को मिलता है, चाहे वो मतलब किसी तरह का इंडस्ट्री हो, या किसी तरह का आप देखते हैं साइंस में आगे जा रही, साइंस सिटी बन रहा है, या मेट्रो का प्रोजेक्ट हो रहा है, ये सब सारा चीज आपको राजधानी में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सांस्कृतिक केंद्र था। अगर देखें तो वर्ष 1991, आप जानते हैं कि दोस्तों यूएसएसआर पहले क्या था, एक सोवियत यूनियन पूरा मिला हुआ था। तो ये जो सोवियत संघ का पतन जो हुआ, उस समय यूक्रेनी स्वतंत्रता के बाद कीव को यूक्रेन का राजधानी बनाया गया। तो बहुत सारे देश इसमें आपको सम्मिलित थे, 90 से प्लस आपको देश इसमें सम्मिलित थे यूएसएसआर में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोवियत रसिया ये होता है, यूनाइटेड मतलब पूरा यूनियन, सोवियत रसिया इसे बोला था, संघ था ये पूरा एक तरह से। तो इसमें यूक्रेन जो अलग हुआ, तो उसने कीव को अपना राजधानी घोषित किया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो आज के समय में हो सकता है पूछा भी जा सकता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का अभी भी युद्ध चल रहा है, कहीं पर हमला किया जाता है, कौन कौन सी जगह पर हमला किया जाता है, वो जगह आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर 1857 के विद्रोह, जो हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था। अब देखिए यहाँ पर, जो हमारा 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को यहाँ पर हाइड करके रखेंगे।
कि जिससे आप यहाँ पर देखे ना, आप पहले इसको क्या करें, क्योंकि कितना भी कोशिश करेंगे तो आंसर आपको दिख जाता है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ, ये आरा में, कहाँ पर है ये, आरा में है। आप सभी लोग जानते हैं आरा है। तो ये आरा में क्या हुआ था, यहाँ पर कौन, किसने आपको नेतृत्व किया था, कौन लीडर थे यहाँ के, कौन मतलब मेन नेता थे यहाँ से? तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह क्या थे, एक जमींदार थे। क्या थे, एक जमींदार थे, जो कि मतलब जो भूमि का जो पूरा एक सब किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, या बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार था उस समय का, अंग्रेज का सरकार था, उसके द्वारा आप जानते हैं जमींदारी राइट्स को लाया गया था, जमींदार सिस्टम को शुरू किया गया था। फिर राजस्व, जो भू राजस्व होता है, उसका उसका जो मतलब जो कर होता है, उस कर को बढ़ा दिया गया था। उसके कारण क्या थे, जो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह जो जमींदार थे, उसने विद्रोह किया, बहुत सारे लोग उनके साथ भी आए, और उसने कोई सा जंग बोल सकते हैं उन्होंने नहीं हारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो वापिस आ रहे थे युद्ध लड़कर, तो जब वो गंगा नदी पार कर रहे थे, उसी समय उनके बाएं बाह पर गोली लग गई। गोली के कारण क्या हुआ, उनका बाह पूरी तरीके से बोल सकते हैं जख्मी हो गया। तो उसने अपने, तो उन्होंने क्या किया, समझिए आप, बहादुरी, बहादुरी देखिए उनका। तो एक महान मतलब कि बोल सकते हैं कि एक इंसान थे, और उन्होंने 1857 में लड़ा, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने लड़ा, और आखिरी मतलब कि अपने सांस तक उन्होंने लड़ा। जैसे कुंवर सिंह की बात करें, तो उन्होंने मतलब अपने बाह को काट कर गंगा नदी में क्या कर दिया, पूरा तरह से बोल सकते हैं वो प्रवाहित कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने बोला भी, गंगा मैया ये मेरा पूरा आप मेरा अर्पण, आपके नाम पर ये अर्पण है मेरा। तो समझ सकते कितना भाव, फिर उन्होंने वो बाह को काट दिया, और फिर वो वापस घर आ गए। उनके बाद जानते हैं उस समय किसी तरह का आपको हॉस्पिटल या किसी तरह का सर्जरी तो हुआ नहीं करता था कि आप सही हो जाए। तो उनको इन्फेक्शन पूरा शरीर में फैल गया, तो उनकी वहां पर उनके बाद उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो याद रखना, जगदीशपुर के कौन थे, कुंवर सिंह। तो ये इनका बहुत अच्छा मतलब कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे। और इन्होंने अपना, अब वो जानते हैं उस समय में वो 70-80 साल, मतलब समझ रहे, 75-80 साल के वो एक बोल सकते हैं कि इंसान थे, और वो मतलब उस उम्र में भी वो मतलब अपनी बहादुरी से वो लड़े। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर अगला देखें, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, और युद्ध तकनीक के विशेष 26 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए उनका निधन हो गया। आंदोलन के नेतृत्व बरेली में खान बहादुर, दिल्ली और बख्त खान तथा फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने किया था। तो ये सब जगह से, कहाँ कहाँ से, हमने लेक्चर भी लिया था क्लास में, उसमें बताया था कि कौन कौन से जगह से किस किस नेता ने, किस बोल सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया, कहाँ से उन्होंने लीडरशिप निभाए, कहाँ से उन्होंने नेता बोल सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी युद्ध, कोई भी जो आप विद्रोह करते हैं, तो उसको पूरी तरीके से एक आगे बढ़ाने के लिए एक नेता का जरूरत हो। जैसे आज के समय में देखते हैं आप, बहुत सारा आंदोलन होता है जो स्टूडेंट्स को लेकर, आप जानते हैं बहुत सारा जो टीआरई को लेकर होता है, उसमें दिलीप कुमार को आप जानते होंगे, वो पूरा क्या करते हैं, छात्र उनको नेता माना जाता है, तो वही पूरा क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो क्या होगा, पूरी तरीके से भीड़ क्या होगा, एक एकत्र इकट्ठा भी नहीं होगा, और भीड़ इधर से उधर आपको क्या हो जाएगा, वो ये तर बितर हो जाएगा। इसलिए नेता का होना बहुत जरूरी होता है, जो पूरे भीड़ को क्या करे, एक तरफ ले जा, और एक आवाज में सरकार से क्या करे, मांग करे। और अगला देखें, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो ये देख सकते हैं, ये प्रश्न किसका है आपको, ये प्रश्न आपको साइंस, जनरल साइंस, जिसे आप क्या होते हैं, समान विज्ञान का क्वेश्चन है। और ये प्रश्न जो है सिंपल है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी किताब में। तो नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, पैरा बैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो ये चीज आप जानते हैं कि जो आपने अगर पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसमें ये चीज बताया जाता है कि नीला रंग आकाश क्यों होता है। तो क्या बताया गया इसमें, कि स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में धूल तथा विभिन्न कणों के कारण बैंगनी और नीले प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, पूरी तरीके से वो फैल जाता है। अतः आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तरंग धैर्य कम होने के कारण इन रंगों का परिकर्ण अधिक होता है। समझ रहे हैं ना? तो कम होता मतलब कि परिकर्ण यहाँ पर कम, आप जानते हैं विबग्योर को आपको याद रखना है। इस हिसाब से आपको जानेंगे, इधर जाते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पर वेवलेंथ आपका बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप इस तरह से, इसलिए ब्लू रंग होता है, जो मतलब ज्यादा पूरा फैलाव आपको दिखाई देता है। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है?
संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, विलुप्त जातियां या सुभेदु जातियों। तो किन जातियों का यहाँ पर बोल सकते हैं कि उदाहरण है हिमालय भालू। तो हिमालय भालू आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे आपको कौन सा चीज में आयुष्यन आप जानते हैं, इसके द्वारा यह चीज बताया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कि प्रकृति के संरक्षण की दिशा में काम करने वाली यह संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको ग्लैड जो कि स्विट्जरलैंड में। तो ये मतलब कि पांडा क्या है यहाँ पर, हिमालय भालू विशाल पांडा सुबेद जातियों के उदाहरण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। नमक पानी की झील कहाँ है? तो ये सांभर, चिल्का, डिडवाना या ये क्या चीज आपको पंचपरदा, पंचपद्रा, पंचपद्रा और ये चिल्का। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है। बड़ा नमक वाला, बाकी सब सभी आपको नमकीन झील है, सभी आपको नमक वाला झील है। तो ये क्या चीज आपको सांभर भी है जो कि आप जानते हैं राजस्थान में, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चिल्का देख ले तो चिल्का आपको कहाँ पर मिलेगा? ये चिल्का उड़ीसा के क्षेत्र में मिलेगा आपको, चिल्का लेक। तो वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा के राज्य में स्थित है, जबकि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय नमक झील है। समझ रहे ना? तो अंतरदेशीय ये मतलब इनलैंड वाटर झील है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो डिडवाना, चिल्का, सांबर और पंचपदरा, पंचपदरा। तो कौन सा इसमें हो गया? चिल्का। तो देख रहे हैं ना किस तरह का आपसे प्रश्न पूछा है। तो सब प्रश्न बहुत दोस्तों सिंपल होता है, आसान होता है, लेकिन वही होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। तो बहुत सारे जैसे आपको क्या करना है कि मतलब जो आपका सामान्य विज्ञान का जो पूरा विषय है उसको भी आपको पढ़ना है, जो कि मतलब 6 to 10 मतलब छठी से 10वीं क्लास का जो पूरा एनसीईआरटी किताब है, उस किताब को आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उसी किताब के अंदर से जो प्रश्न होता है उसी से पूछा जाता है। फिर अगर देखें तो आपका जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, जैसे जिसमें आपको भूगोल भी है, भारतीय भूगोल है, भारतीय इतिहास है, चाहे आपका भारतीय आर्थिक जो मतलब बोल सकते हैं कि इकोनॉमी है आपका, समझ रहे हैं ना? फिर समसामयिक विषय है, समसामयिक जो अध्ययन है, जैसे आप करंट अफेयर्स हो गए। तो बहुत सारा क्षेत्र है, सारे क्षेत्र को मिलाकर आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक विषय में आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक विषय के बारे में आपको जानना पड़ेगा, कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको जानना पड़ेगा। तभी जाकर आप क्या हो सकते हैं? उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। तभी जाकर आपको 30% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप मेंस लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं चालक के, कुचालक के, अर्धचालक के या अतिचालक के। तो किसके बने होते हैं? सोलर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, जानते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। ये अर्धचालक होते हैं। सोलर जो सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक प्रभाव से, जो फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है उसके प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, क्या क्या था? परिवर्तित कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो क्या होगा? अर्धचालक। द्वितीय युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? जापान, इटली, जर्मनी या ब्रिटेन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, जबकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल थे। तो ये मतलब कि दुश्मनी का जो दुश्मन वाला देश था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं थे? ब्रिटेन आपको शामिल नहीं थे। ब्रिटेन आपको किसमें शामिल थे? ये शत्रु वाले मित्रों राष्ट्रों के गुट में शामिल थे। और इसका जो लड़ाई हो रहा था किस कौन से राष्ट्र मिलाकर हो रहा था? ये जर्मनी, जापान और इटली के मिलकर हो रहा था, ये ध्यान रखना। और ये ब्रिटेन के साथ कौन था? ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, अमेरिका था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। देखते हैं ना, विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन आपसे जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी भारतीय मानक समय के लिए, या 82, 82.5 डिग्री, या 68 डिग्री 7 मिनट, या 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो होगा 82, 82.5 डिग्री पूर्वी माना जाता है, क्योंकि हमारा जो भारत का जो पूरा आप देख सकते हैं, पूरा जो हमारा भारत यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो पूरा भारत का जो आप मानचित्र आप देख सकते हैं, ये मानचित्र आपको बना रहे हैं, रफ इमेज है एक तरह से आप इसे। तो ये जो भारत का जो पूरा इमेज आपको बन रहा है यहाँ पर,
ये भारत आप देखते हैं पूर्वी दिशा में, ये पूर्वी में मतलब कि यहाँ पर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखना। गोलार्ध में पूर्वी में यह स्थित है, इसलिए 82 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 साढ़े 5 घंटे आगे है। अब देखते होंगे मैच वैच खेला जाता है तो यहाँ देखते हैं अंधेरा रहता है, वहाँ क्या रहता है, इंग्लैंड में मैच खेला जा रहा है तो आपको दिखेगा कि वहाँ अभी भी क्या है, शाम है, या मतलब थोड़ा दिन का समय है, लेकिन यहाँ पर आपको अंधेरा दिखता है। तो ये चीज 5.5 घंटा का क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंस होता है, 5.5 घंटा का अंतर होता है। हम आगे 5.5 घंटा से मतलब वहां से आगे रहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला हम देखें यहाँ पर जो हमारा बताया गया 150 प्रश्न है दोस्तों। जो जो सारा प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अगर देखें वध वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा प्रश्न आपको हिंदी से ही पूछा जाता है। तो वध वागम, तो ये जो आपको वध वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो वधवा प्लस गम, वधु प्लस आगम, या वधु प्लस आगम, या वधवा प्लस आगम। तो कौन सा है वधु प्लस आगम। तो ये आपको वधु उ प्लस ऑफ आप क्या होता है वाह हो जाता है। तो यहाँ पर वधा संधि विच्छेद वधु प्लस आगम होता है, यह यन संधि है। यदि ई उ री के बाद अन्य कोई अन्य स्वर आए तो ये क्रमशः य व र में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उ प्लस आ को हम लोग क्या व बोलते हैं, यू प्लस आ को जोड़ते हैं व होता है। इसी प्रकार वधु प्लस आगम को वधवा गम बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस ये आपका क्वेश्चन है किसका, मैथ का। तो मैथ का क्वेश्चन आप बना लेंगे, जो गणित का क्वेश्चन है इजी है, फॉर्मूला लगाइए और बनाइए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, मैथ का क्वेश्चन बहुत दोस्तों रीजनिंग और जो मैथ का क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है गणित का क्वेश्चन। तो आपको वहां पर क्या करना, अच्छे से उसको सॉल्व करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपको उसी वही आपको मेरिट लिस्ट में लेकर आएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ये 1968 में लगाया गया था। और अभी तक कितना, अभी तक 8 मतलब राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। उस समय का जो मुख्यमंत्री कौन था, भोला पवन शास्त्री, भोला पवन शास्त्री उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम अगला देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। खेलों की उत्कृष्ट कोचिंग, साइबर क्राइम सेल, आदिवासी समूह, उच्च शिक्षा क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको पीवीटीजी के बारे में जानना पड़ेगा। ये पीवीटीजी होता क्या है, तो इसका जो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इसका जो अगर हम इंग्लिश में फुल फॉर्म इसको बोलते हैं पार्टिकुलरली, क्या बोलते हैं, पी से पार्टिकुलरली, वी से क्या होता है वल्नरेबल। ये मतलब जनजातीय समूह के बारे में बताया जाए जो बहुत ज्यादा क्या है वल्नरेबल है, जो बहुत ज्यादा कमजोर है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि अभी हमारे देश में 75 है, पीजीटी पूरा हमारे देश में 75 है। तो ये आदिवासी समूहों से क्या है मतलब कि संबंधित है। तो सरकार ने बजट 2023-24 में ये पीवीटी विकास मिशन की घोषणा की थी, उसके लिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो हो सकता है ये प्रश्न आपसे फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि सरकार कुछ न कुछ आपको पीजीटी ग्रुप के लिए कुछ न कुछ सरकार पॉलिसी लाती है, कुछ न कुछ सरकार के द्वारा बजट में कुछ पेश किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए कुछ सरकार के द्वारा विकास मिशन लाया गया था, जिसमें कि आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता और अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल थी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगला देखिए प्रश्न हम, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो ये आपको इसरो करेगी, क्योंकि जितना भी आपको संस्था अंतरिक्ष का जो यात्रा होता है वो सारा इसरो के अंदर आपको किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट, एरिना, फील्ड या कोर्स। फील्ड आपको तो जानते हैं कि किसको बोला जाता है, फील्ड हम लोग बोलते हैं मेनली जब मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये जो आपको कोर्ट बोला जाता है, ये बास्केटबॉल के मैदान को बोला जाता है। मैदान को कोर्ट कहते हैं। यह एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर पूरा होता है, एक आयताकार खेल का क्षेत्र होता है। बास्केटबॉल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है, तो 5-5 खिलाड़ी का इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 टीम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर हम मैच में देखें क्रिकेट में, तो 11-11 का वो पूरा टीम होता है। राज्यसभा में को कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य किए जाते हैं, तो यहाँ पर 12 सदस्य आपको मनोनीत किया जाता है। इसको नॉमिनेशन बोला था, नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, ये प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यहाँ पर मनोनीत किया जाता था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसका ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे।
जैसे आपको क्या करना, लैस याद रखना। तो एल से क्या होगा, लिटरेचर, जो मतलब साहित्य में कुछ काम किए हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है, या आर्ट्स में कुछ किए हैं, या बोल सकते हैं कुछ सामाजिक कार्य में कुछ अच्छा काम किया है, या कुछ साइंस में या विज्ञान में कुछ अच्छा प्रौद्योगिकरण में या कुछ विकास किए हैं, कुछ नया मतलब खोज किए हैं। तो उन सारे लोगों को यहाँ पर आपको रखा जा सकता है। तो राज्यसभा भारतीय सांसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा सभी जानते हैं, जिसमें आपको पूरे जो मेंबर 245 है, जो मतलब 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें एक एक बट्टा मतलब एक तिहाई जो सदस्य है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं। 1/3 मेंबर हो हर एक 2 साल में क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, या बोल सकते हैं रिटायरमेंट उनका होता है। फिर विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो अमरम शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मणों का अनुदान, सैनिकों का अनुदान, विद्वानों का अनुदान, या गरीबों का अनुदान। तो अमरम शब्द का अर्थ है दोस्तों सैनिकों का अनुदान। तो ये विजयनगर इंपायर में आप जानते हैं, ये साउथ का इंपायर है, जो दक्षिण भारत का ये इंपायर है, साम्राज्य है। इसमें क्या होता था, अमरम शब्द का अभिप्राय जागीर से होता है। जागीर आप जानते हैं, जागीर बोला जाता है किसी भी लैंड को, किसी भी भूमि को, जो अगर जैसे आपके अंदर जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है, जैसे सरकार के अंदर कोई सेना काम कर रही है, तो सरकार क्या कर सकती है उसे, मतलब आप जानते हैं आज के समय में हमें क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, किसी तरह का सैलरी देते हैं, या कोई भी काम होता है तो हम क्या देते हैं, पैसे के रूप में सैलरी देते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले जो राजा रजवाड़े के अंदर जो सैनिक काम करते थे, जो मतलब नोबेल या किसी तरह के जो बोल सकते हैं मंत्री काम करते थे, उनको राजा सैलरी के लिए जब उस समय कैश या ये सब नहीं दिया जाता, उस समय लोग जागीर देते। जागीर क्या होता है, ये भूमि होता है। इस भूमि को क्या था, राजा देते थे उस अपने सैनिकों के, वो सैनिक क्या करता है, उस भूमि को के से जो जो टैक्स उछलता था, टैक्स उससे क्या होता था, वो टैक्स जो ये कर होता है, वो कर को उछला जाता था, और वहां से वो जो कर उछलते थे उसी से वो अपना जीवन यापन या सारा चीज वो खर्चा उर्चा सब निकालते थे। तो इसी को यहाँ पर अमड़म बोला जाता है। अनुदान भूखंड के रूप में प्रदान की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य का उदय 14वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र में हुआ था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के 2 भाइयों, किस 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकती है, कौन भंग कर सकती है, स्पीकर, चुनाव आयुक्त, या उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो ये जो सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री, किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ से आप कुछ सीखिए। कुछ सीखने का मतलब है कि आपको पता चल रहा है कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए। जो नए हैं, जो मतलब इस पहली बार वो भर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, उनको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो समझने का एक सबसे अच्छा जो स्रोत है, जो सबसे अच्छा स्रोत है या सोर्स है, वो कौन है, हमारा पीवाईक्यू, जो पिछला साल का हमारा प्रश्न पत्र होता है, उससे आप ये चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा जो अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, जो अगला हमारा प्रश्न है वो है प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी कौन है यहाँ पर, तो सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, या उड उडगमंडलम। तो ये अनायमुड़ी है, ये प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के केरल राज्य में स्थित है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किसका किया जाता है, कोरल का, या डेंटेलियम का, या ऑयस्टर का, या प्राण झींगा का। तो झींगा ये मछली होता है दोस्तों, इससे आपको मोती नहीं मिलता है। कोरल, कोरल से भी हमें मोती नहीं मिलता है। कोरल से हमें क्या मिलता है, कोरल पॉलिप्स मिलता है, जो मतलब आपको जो कैल्शियम ये पूरा कार्बोनेट होता है वो होता है उसमें। जैसे आप लक्षद्वीप देखेंगे तो पूरा जो लक्षद्वीप आपको जो द्वीप है वो क्या है, कोरल से बना हुआ है। फिर अगर डेंटेलियम देखें तो ये भी अलग चीज, इससे भी नहीं मिलता। जो हमें मिलता है ऑयस्टर से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है, इस समुद्र में पाया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। मोती समुद्री सीपियों और मीठे पानी की सीपियों द्वारा बनाए जाते हैं। मोती का उत्पादन प्राकृतिक है और कृत्रिम दोनों विधियों से किया जा सकता है।
मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। पुतली के आकार का नियंत्रण पाड़ी तारिका द्वारा, कॉर्निया द्वारा, रेटिना द्वारा या लेंस द्वारा। तो मनुष्य नेत्रों में पुतली का आकार का नियंत्रण आपको पाड़ी तारिका द्वारा किया जाता है। तो आंख के बारे में आपको ध्यान रखना है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण पाड़ी तारिका द्वारा होता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब अंधेरा होता है तो पुतली के आकार में वृद्धि हो जाती है और प्रकाश में पुतली के आकार में कमी हो जाती है। आप जानते हैं जब अंधेरा होता है तो आंख आपका क्या होता है, आप गौर से देखना चाहते हैं। और जब बहुत प्रकाश में आप सीधे अंधेरा से प्रकाश में आते हैं तो आप देखते हैं आंख आपका छोटा होने लगता है, एकदम धीमी, एकदम आंख को बंद करने लगते हैं, क्योंकि आपका ज्यादा प्रकाश आंख में नहीं घुसे। तो वो किसका होता है, वो पुतली के आकार, मतलब कि वो किसके द्वारा क्या होता है, पुतली के द्वारा किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्यिका, बहुलक, माध्य या मानक विचलन। तो जो विकल्प दिया गया इसमें मानक विचलन जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, अन्य सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट से फैलाव की माप है। यह वितरण की पूर्ण परिवर्तनशीलता को मापता है। परिवर्तनशीलता जितनी अधिक होगी मानक विचलन उतना ही अधिक होगा। तो ये सब साइंस का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग लाएंगे विज्ञान पर भी कोर्स लाएंगे, सामान्य विज्ञान पर। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है, का द्रव घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है, का प्रकाशित घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर है। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है? अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होने की दशा में प्रकाश की किरणों में मार्ग में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है किस माध्यम का अपवर्तनांक कम और किसका अधिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो दोनों नदी के बीच का जो हिमालय उसे क्या नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। सतलुज आप जानते हैं और काली नदी आप जानते हैं, तो ये क्या हुआ, कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। जो काली नदी आप जानते हैं जो अभी उत्तराखंड से होकर बहती है ये, और ये नेपाल में भी आपको प्रवेश करती है। तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य स्थित हिमालय के कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। क्योंकि नेपाल के सरकार द्वारा यह अभी बहुत ज्यादा एक प्रत्यारोप लगाया जाता था कि ये काली जो नदी है ये हमारे देश की नदी है और हम इस पर, मेरा पूरा क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब मेरा पूरा, मेरे देश में ये नदी बहती है तो पूरा मेरा जो कंट्रोल है मेरे नदी। लेकिन ये फिर भारत को सरकार द्वारा इस चीज पर अभी कुछ बोल सकते हैं पॉलिसी लाया गया, कुछ मतलब सरकार से बात की गई, तो वो फिर मामला आपको क्या हुआ, टल गया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो ये उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत सरकार कुछ अवरोधों और अथवा प्रतिबंधों को हटाती है, अर्थात सरकारी नियमों में ढील दी जाती है ताकि देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो सके। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। निजीकरण तो पूरा प्राइवेटाइजेशन होता है, उसको नहीं बोला जाता। 1819 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो आप सभी जानते हैं गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था? तो ये हमारे राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था, जो कि एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। क्या थे? महान समाज सुधारक थे। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, उसमें एक किताब बहुत ही मुख्य और बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, वो है मोनोथिस्ट पुस्तक। ये फारसी आपको भाषा में लिखा गया था, आपको ध्यान रखना 1809 में लिखा गया था, फारसी में लिखी गई थी तथा इसकी बंगाली में भी अनुवाद किया गया था। पटना उच्च न्यायालय में के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी अभी आप जानते हैं, ये आपको क्वेश्चन तो अलग हो जाता है क्योंकि उस समय का के विनोद चंद्रन थे, लेकिन आज के समय में कौन है आपको ध्यान रखना। आज के समय में तो ये मतलब कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो क्या बदलते रहते हैं, साल भर 2 साल भर में वो बदलते रहते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे एग्जाम अगर इस साल और अगले साल हो रहा है तो आपको उस समय से जो वर्तमान है उसको आपको याद रहे। जैसे अभी के समय पंचोली साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है, माननीय पंचोली साहब है, आप देख लेंगे। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, हाल में विपर्जॉय खबरों में था। विपर्जॉय क्या है दोस्तों? ये बहुत न्यूज में था, बहुत ही मतलब अखबारों में ये छपा था विपर्जॉय के बारे में, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। ये क्या है? ये चक्रवात है। ये क्या है? चक्रवात है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। चक्रवाती तूफान है, यह तूफान जून महीने में उत्पन्न हुआ था। यह तूफान गुजरात के तट से
होते हुए राजस्थान तक पहुंचा था। इसकी गति लगभग 115 किलोमीटर पर आवर थी। यह एक अति गंभीर श्रेणी का चक्रवात था। इस चक्रवाती तूफान का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। ये पूछा जाता है कि किस देश ने नामांकन किया था, नामाकरण किया था, नामकरण किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। और यह चक्रवाती तूफान आपको गुजरात तट से होते हुए, लेकिन आज के समय ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है कि हर एक साल नया नया चक्रवात आपको आते रहता है, और सबका नामकरण भी दूसरे देश के द्वारा, कहीं भारत के द्वारा, कहीं पाकिस्तान के द्वारा, कभी बहुत सारे देश के द्वारा किया जाता है। तो आज के समय जो आपका 2025 में, 2024 में जो चक्रवाती तूफान आया, उसको आपको याद रखना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजनाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे, तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव या ट्रॉम्बे, तो ये कहलगांव आपको क्या है, तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्रॉम्बे ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना बिहार में। ये बिहार के भागलपुर में, भागलपुर में कहलगांव। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण है, बिहार का एग्जाम है तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थकना मना है दोस्तों, थकना नहीं है, परिश्रम करना, मेहनत करना, तभी जाकर संघर्ष कीजिएगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं ना, मेहनत कीजिएगा तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो उस सफलता को आप क्या कर सकते हैं, उस सफलता से आप खुश हो सकते हैं। वैसे सफलता मिलती नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। बैठकर चादर तार कर सोने से या मेला घूमने से या किसी तरह का इधर उधर करने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तभी जाकर सफलता मिलेगी। और यह एक अच्छा बोल सकते हैं कि आपके लिए वैकेंसी आया है, बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। उस अवसर से चूकिए मत, उस अवसर को जाने मत दीजिए। समझ रहे हैं, उस अवसर को पकड़िए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता है। इसमें आपको वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है, देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो दरोगा का जो वैकेंसी है, जो दरोगा का एसआई का जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, तभी जाकर आप सफल होंगे, तभी जाकर आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है, मतलब चौथाई होता है, एक तिहाई होता है, तो ये आपको याद ही कर लेना है। तो ये क्या होता है, एक छठवां भाग होता है। कितना होता है, एक छठवां भाग आपको होता है चंद्रमा पर, जो पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर अगर आपको देख लीजिए यहाँ पर 12 है, जैसे 12 किलो का, तो यह क्या हो जाएगा, 1/6 क्या हो जाएगा, 2 किलो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर होगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार से एक छठवां भाग होता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जी का जो मान लगभग एक छठा होता है। या किसी वस्तु का वजन जी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। पानी के क्वथनांक सेल्सियस में होता है। कितना होता है यहाँ पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना होता है, जो मतलब पानी जो खौलता है, जो पानी उबाल उबाल आता है, तो ये चीज कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। आप जानते हैं ये क्या, आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट। ये दोनों अलग अलग चीज होता है दोस्तों। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंकों को लोन दिया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंकों से किस इंटरेस्ट पर बैंक क्या करती है कि वो अपना पैसा आरबीआई में जमा करती है, और बैंक को उस पर इंटरेस्ट कुछ दिया भी जाता है। तो ये रिवर्स रेपो रेट कभी ज्यादा नहीं होती है रेपो रेट से। तो जो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से कारण क्या होता है, तरलता बढ़ती है। तरलता मीन्स क्या है, मार्केट में जो बाजार में आपको पैसा का उपयोग बढ़ जाता है, पैसा बहुत सारे लोगों के हाथ में आने लगती है। ये तरलता घटती है, मतलब पैसा क्या होता है, आपको घटने लगता है, बाजार में लोगों के पास पैसा नहीं होता उतना। तरलता को प्रभावित नहीं करती है, दीर्घकालीन ब्याज दर पर अस्थायी पूंजी विनियोग प्रभावित करती है। तो तरलता घटती है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक अपना जो जमा पूंजी है, वो क्या करती है, बैंक जो अपना जमा पूंजी है वो आरबीआई में जमा कर देती है। तो जब ये जमा कर देगी तो आप लोन लेने जाइएगा, तो क्योंकि बैंक को एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई के द्वारा, तो बैंक जमा कर देगी तो आपको जल्दी लोन नहीं मिलेगा, लोन भी महंगा हो जाएगा। प्लस तो बोल सकते हैं कि बैंकों में पैसा नहीं रहेगा, वो आरबीआई के पास रहेगा, तो तरलता घट जाएगी, मार्केट में, बाजार में आपको पैसे का कमी देखने को मिलेगा। तो यह चीज आपको यहाँ पर बताया गया। तो क्या है, रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। वह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। रेपो रेट में वृद्धि से बैंकों के पास धन की कमी आएगी। परिणाम स्वरूप लोगों की ऊंची ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार लोग बैंकों में कम ऋण प्राप्त करेंगे, तरलता घट जाएगी।
गागर में सागर भरना, ये देखिए मुहावरे पूछा, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना या सिर्फ सिर्फ कल्पना करना। तो ये गागर में सागर भरना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपको बोल सकते हैं कहावत है, मुहावरा है, जो कि बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो ये बातों मतलब किसी बात में बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्न हो गया। फिर अगर यहाँ पर देख ले हम, कुछ इस तरह का यहाँ दिया गया, गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक करना। फिर धुआंधार प्रपात का संबंध में से किस किस नदी से है। तो ये आपका जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, माही, चंबल, तापी या नर्मदा। तो धुआंधार जो जल प्रपात है, सब जानते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस, आपको बहुत ही फेमस है यह धुआंधार जलप्रपात। ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। आप लोग भी कभी घूमने यहाँ गए होंगे, तो अभी जब नहीं गए हैं तो मत जाइए, जब दरोगा बन जाएगा तो एक बार जरूर जाएगा इस पर्यटन स्थल पर। यह प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ कुछ शपथ लेते रहिए, तो पढ़ाई करने में भी आपको मजा आएगा कि हमें ये चीज करना है, दरोगा बनने के बाद हमें ये चीज करना है। तो कुछ सपना आपको देखना पड़ेगा। आप बोला एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, जो हमारे जो माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला था कि सपना जो आप देखते हैं, वो सपना आप सोते हुए देखते हैं, वो सपना आपका कहीं पूरा नहीं होता। सपना आपको खुली आंखों से देखना है, समझ रहे हैं। तो आप ये सपना देखिए कि हम वर्दी पहन रहे हैं, वर्दी पहन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया, और हम इस तरह के चीजों, इस तरह के जो पर्यटन स्थल है वहां घूमने जा रहे हैं। तो ये आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, आप उस चीज पर अच्छी तरीके से मेहनत कर पाएंगे। समझ रहे हैं बातों को। फिर अगर नेक्स्ट देखें, तो ये हमारा क्या है कि मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द में से कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्यय समास, द्वंद्व समास। तो गुरु दक्षिणा शब्द का संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा होता है। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है। सिमे सिनेमोटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य था। इसमें क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आय अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। तो आज देखते हैं, आज के समय में जैसे फिल्म में रिलीज होता है, तो आप देखेंगे पहले ही हॉल में रिलीज हुआ, आपके मोबाइल पर चला आता है। तो ये पायरेटेड को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कांच पर से लिखने के लिए किया जाता है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया। आप सभी जानते हैं किस तरह के, ये काठियावाड़ी किसान जो पहनते थे उस तरह के कपड़े पहने। गांधी जी ने शपथ लिया था कि जब तक जेठ आजाद नहीं होगा तब तक हम पूरी बदन पर कपड़ा नहीं लेंगे। इसलिए आप देखते हैं वो खादी का कपड़ा, वो चरखा चलाते थे, और सिर्फ धोती पहनकर पूरा, मतलब कि लाठी लेकर धोती पहनकर पूरा देश को समझिए कि एक साथ ले जाते थे, और एक साथ मतलब देश को आजाद भी उन्होंने करवाया। तो ये मतलब गांधी जी का जो एक असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सब सारा आंदोलन में जो गांधी जी का जो पूरा बोल सकते हैं भूमिका था, वो आपको मतलब कि एक महान भूमिका उन्होंने दिखाया और देश को आजाद भी कराया। तो भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय किया था। तो अंग्रेज बैरिस्टर की तरह तो वो बाहर पहनते थे, जब वो कहाँ पर थे, वो मतलब प्रैक्टिस करते थे कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। काठियावाड़ी बनिया, बनिया की तरह तो नहीं पहनेंगे, हिंदू संत की तरह नहीं पहनते काठियावाड़ी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने गांधी जी का फोटो ही देखा, उसी से आपको पता चल जाता है। तो काठिया किसान धोती कुर्ता की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। मध्यकाल में सामंत का, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था, वो क्या कहलाती थी। तो वो मेनर, फीफ, फीफ एस्टेट या ए बी। तो ये मेनर कहलाया था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे मेनर कहते थे। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, आश्वित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय या आयोडीकृत नमक। तो ये आश्वित जल, इसमें क्या है, वह जल है जिसके अनेक अशुद्धियां आसवन आसवन के माध्यम से हटा दिया गया हो। तो ये आपसे इसमें क्या है कि आसवन के पानी को उबालकर उसकी भाप को एक सॉफ्ट कंटेनर में संघनित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। मतलब इस तरह का आपको इसमें किस तरह का धातु खनिज नहीं मिलेगा। तो ये अब मतलब कि मिश्रण नहीं है। आश्वित जल, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद।
तो ये एक देश में एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं में सेवाओं कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण क्या था? विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट या शास्त्रीकरण की होड़ या ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था, बीच में हुआ था। इसमें युद्ध में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जैसे सैन्यवाद, विभिन्न संधियां, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद। लेकिन इस युद्ध के तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दिया गया था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये किसे चुना जाता है? यहाँ पर लोकसभा के वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। तो लोकसभा में वरिष्ठतम जो अध्यक्ष होते हैं उनको, सदस्य को चुना जाता है आपको प्रोटेम स्पीकर। ये चीज ध्यान रखना। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की या फ्रांस? तो आप सभी जानते हैं फ्रांस भी है, भारत भी है, तुर्की नहीं है, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं। जो आज सर क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी 71वीं में कि फ्रांस के द्वारा 18वां जो सम्मेलन हुआ था हमारे भारत में 2023 में हुआ था, उसके बाद ये कहाँ हुआ था? जो अभी रसिया में भी हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा, इसमें आपको जो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, निम्न में से कौन सा पादप युग, पादप युगम में उप भयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तर, सरसों या पपीता? तो गुड़हल तथा सरसों में ये चीज पाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो किसने प्रतिनिधित्व किया था? टेनिस में। टोक्यो ओलंपिक सुमित नागल ने टेनिस में किया था। ये करंट अफेयर्स का न्यूज है। करंट अफेयर दोस्तों जो रहता है उसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, उस आप जो पढ़ना है 2025 का वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। जिसकी राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। फिर अगर विधान परिषद की वाले राज्य का विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आपको ध्यान रखना, 1/3 के अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 171 में के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना, किंतु यह सदस्य 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। जी का मान सभी लोग जानते हैं क्या? 6.67, 6.67 गुने इंटू 10⁻⁻11 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक का जो मूल्य है उसको याद रखना। फिर अगर जी, स्मॉल जी का जो अगर वैल्यू देखें तो आप सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस, डेमोस क्या है? ये जनता को बोला जाता है। डेमोस शब्द ग्रीक भाषा में से लिया गया, इसका अर्थ लोगों से या जनता से संबंधित है। तो जनता लोकतंत्र का प्रमुख घटक होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? ये फसल बीमा योजना दोस्तों जो शुरू किया गया था, ये 7 वर्ष पूर्ण किए 2023 में, 2016 में शुरू किया गया था। अभी कितना हो गया? 7 वर्ष। तो 2023, 2024, 25, तो 9 वर्ष पूरी कर ली। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सब सारा क्वेश्चन था जो हमने देखा। 150 क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, क्लास को बनाएंगे, क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास हो, किस तरह से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उस तरह का भी यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा, किसी तरह का आपको कोई परेशानी ना हो, वो सारा चीज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये बक्सा टाइगर रिजर्व सभी जानते हैं, ये कहाँ पर है? आपको पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व। ये चीज ध्यान रखना आपको। स्याही, हाथी, हिरन, सब सारा चीज आपको मिल जाता है। तो चलिए, ये सब सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे अगले सेशन में, अगला क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह सेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।